सोचो क्या होगा जब एक आम से इंसान को मालूम हो जाए कि वो पिछली लाइफ में एक डीमन किंग हुआ करता था। हाँ, तो ये कहानी है बाइजुआन की, जो कि अपनी दुनिया का एक बहुत ही कमजोर इंसान था, जब तक कि एक दिन उसे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज और पावर्स नहीं मिल गई। अपनी असलियत को जानने के बाद बाइजुआन एक बार फिर से हेवन को जीतने के लिए ताकत हासिल करने के सफर पर रवाना हो जाता है। तो चलो बाइजुआन के डीमन किंग बनने के एडवेंचर को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें नरेटिंग वॉइस बताती है कि हजारों सालों पहले डुगु फैमिली का एंसेस्टर, जिसका नाम डुगुमोटियान था, उसने डिमोनिक स्किल को सीख लिया। आज तक ऐसी स्किल किसी ने भी नहीं सीखी थी। इस डिमोनिक स्किल की मदद से डुगुमोटियान दुनिया का सबसे खतरनाक और सर्वशक्तिमान वॉरियर बन सकता था। इसलिए दूसरी दुनिया के लोग डुगुमोटियान को खत्म करने का डिसीजन लेते हैं, ताकि आगे चल के वो उनके लिए खतरा न बन पाए। अब दूसरी दुनिया के हीरोज इमॉर्टैलिटी वैली पर हमला करते हैं। ये वही वैली थी जहाँ पर डुगु फैमिली का ठिकाना था। उन हीरोज को पूरी डुगु फैमिली को डिस्ट्रॉय करने के ऑर्डर्स मिले थे। इसलिए डुगुमोटियान ने तुरंत ही अपनी सारी पावर्स को एसेंस ऑफ स्टोन में डाल दिया, ताकि ये गलत हाथों में ना जाए। अब डुगुमोटियान के इस डिसीजन की वजह से डुगु फैमिली का यंग मास्टर टियानमू बहुत भड़क जाता है। उसे लग रहा था कि हमारे पास इतनी पावर्स होने के बावजूद भी मोटियान ने हार मानी। इसलिए उसने गुस्से में आकर तबाही करना शुरू कर दी। उसने कई सारे लोगों को मार दिया, जिसके बाद वो डुगुमोटियान के साथ फाइट करने पहुंच गया। मोटियान की वाइफ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो उस पर अटैक करके उसे दूर ढकेल देता है। दरअसल टियानमू उन दोनों को भी खत्म करना चाहता था, इसलिए वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मोटियान अपनी एसेंस स्टोन की पावर से उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस स्टोन में इतनी पावर्स थी कि टियानमू ने अपने दोनों हाथ खो दिए, मगर फिर वो अपनी पावर्स की मदद से खुद को रिकवर कर लेता है। अब वो बहुत भड़क चुका था और मोटियान भी उसकी जिद की वजह से उसे मारना चाहता था, लेकिन उसकी बीवी उसे रोक लेती है, जिसके बाद टियानमू वहाँ से हमेशा के लिए चला गया। अब हमें हजारों साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम डुगु फैमिली को देखते हैं। वो लोग थोड़े परेशान थे और तभी उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आती है। दरअसल जिनसोंग की बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। अब वो जैसे ही अपने न्यूबॉर्न बेबी के हाथों को देखती है, वो बहुत डर जाती है। उसके हाथों से एक स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रही थी। तो जिनसोंग तुरंत ही जाकर अपनी बीवी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई क्यों हो? जिस पर वो कहती है कि हमारे बच्चे के हाथ तो देखिए, इस पर किलिंग ब्लड का निशान है। इस बच्चे के ग्रैंडफादर, जिनका नाम किंगमिंग था, वो उसके हाथ चेक करने लगते हैं। उन पर ब्लड के साइंस थे और तभी जिनसोंग के पास जो एसेंस स्टोन था वो एक्टिवेट हो जाता है। किंगमिंग ये देखकर बहुत हैरान थे। वो कहते कि ये स्टोन हमारे पूर्वज छोड़ के गए हैं। कई साल बीत गए लेकिन ये ग्लो नहीं किया, मगर इस बच्चे के आते ही ये चमक उठा। इसका मतलब ये है कि मेरे पोते को इस स्टोन ने चुना है। जिसके बाद उस स्टोन को उस बेबी के पास ले जाते हैं। तो उस बेबी के हाथ पर जो लिखावटें थी, वो सारी की सारी वो स्टोन एब्जॉर्ब कर लेता है। किंगमिंग और जिनसोंग ये देखकर बहुत खुश थे, लेकिन तभी उनके घर पर अटैक किया जाता है। तो किंगमिंग अपने फिंगर से ही उस एरो को ब्रेक कर देते हैं, लेकिन दोबारा से हमला शुरू हो जाता है। तो किंगमिंग अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक शील्ड बना देते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि कई सारे असासिन्स हैं। तो उनसे निपटने के लिए किंगमिंग खिड़की से बाहर छलांग लगा देते हैं और तभी वो मास्क पहने हुए असासिन्स उन्हें चारों ओर से घेर के उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किंगमिंग अकेले ही उन पर भारी पड़ जाते हैं। अब किंगमिंग को बिजी देखकर एक असासिन बड़ी चालाकी से उनके घर में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर जिनसोंग था। वो उसके अटैक से बचते हुए उसे एक जबरदस्त किक मार देता है। इधर किंगमिंग उस अटैकर से पूछ रहे थे कि तुम लोग कौन हो और इस मास्क के पीछे अपना चेहरा क्यों छुपाया है, लेकिन वो असासिन उन्हें कोई जवाब नहीं देता। इसलिए किंगमिंग अपने गॉड फॉर्म को समन करते हैं, जो बहुत ही विशाल और पावरफुल था। वो असासिन उनका एक गॉड फॉर्म देखकर बहुत हैरान था, जिसके बाद उनका गॉड फॉर्म अपनी डिवाइन पावर्स की मदद से उस असासिन को जलाकर राख कर देता है। और इससे हमें पता चलता है कि किंगमिंग बहुत खतरनाक है। और अब एक दूसरा असासिन उन पर अचानक से हमला कर देता है, मगर वो समय रहते ही साइड में कूद जाते हैं, जिसके बाद वो भी उस पर पाम अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर भी वो बंदा बाज नहीं आता। वो उन पर हमला करने के लिए जंप लगाता है, लेकिन उसी वक्त उसका ही एक साथी उड़ते हुए आकर उसी से टकराता है। उस दूसरे बंदे पर जिनसोंग ने हमला किया था, जिसके बाद जिनसोंग भी अपने फादर की मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। और अब ये दोनों बाप बेटे मिलकर उस असासिन को पीटना शुरू कर देते हैं। असासिन समझ गया था कि वो इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, मगर किंगमिंग ऐसा नहीं होने देते। वो उसका रास्ता ब्लॉक करके दोबारा से सेंट फॉर्म को समन करते हैं। अब वो सेंट फॉर्म उसके साथ फाइट करने लगता है, मगर वो बंदा भी कुछ कम स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो उनके अटैक को डिफेंड करके अपना डैगर निकाल लेता है। इधर किंगमिंग हवा में फ्लोट कर रहे थे और वो बंदा उन पर अटैक करने के लिए उनके करीब आ पहुंचा था, लेकिन तभी किंगमिंग का सेंट फॉर्म उस पर
पर जबरदस्त हमला कर देता है, जिसमें वो बंदा बुरी तरह से घायल हो चुका था और अब वो भी अपने साथियों के जैसे स्मोक में बदल जाता है। जिनसोंग अपने फादर से पूछता है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर किंग मिंग बताते हैं कि एसेंस स्टोन को एक्टिवेट होते ही उन्होंने हमें ढूंढ लिया और वो लोग उसी स्टोन को हासिल करने यहाँ आए थे। देखो हम डुगू फैमिली के वंशज हैं। ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं, लेकिन अब उन्हें हमारा लोकेशन पता चल चुका है, इसलिए ये जगह हमारे लिए अब महफूज नहीं है। जाओ जल्दी से पैकिंग करना शुरू कर दो, हमें नई जगह ढूंढनी होगी। जिसके बाद जिनसोंग अपने बच्चे के पास आ जाता है और कहता है कि मेरे बेटे तुम बहुत खास हो, आज से तुम्हारा नाम होगा बाइजुआन। जिसके बाद हमें ठीक 16 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम अपने हीरो बाइजुआन को देखते हैं, जो सीटू रेसिडेंस के सामने आ पहुंचा था, मगर वहाँ का मेन डोर बंद होने की वजह से वो साइड की दीवार फांद के घर में दाखिल होने लगता है। वहाँ पर यून नाम का लड़का प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वो देखता है कि बाइजुआन ऊपर से नीचे गिर गया है, लेकिन बाइजुआन बड़ी स्टाइल से उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या मेरे दोस्त क्या चल रहा है तुम्हारा, बहुत टाइम से दिखे ही नहीं तुम, इसलिए मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गया। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। जिस पर यून कहता है देखो बातें नहीं बनाओ, मुझे पता है तुम्हें मेरी कोई याद नहीं आई, तुम तो यहाँ पर मेरी बहन से मिलने आए हो, शायद तुम्हें पता चल गया कि वो पढ़ाई पूरी करके वापिस आई है। तो बाइजुआन कहता है अरे यार ठीक है ना, अगर मैं उससे भी मिलने आया तो भी पहले तो मैं तुमसे मिल रहा हूँ। मगर अचानक से यून उसे पीछे ढकेल देता है। बाइजुआन कहता है अरे भाई तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो, देखो इसमें लड़ाई करने वाली कोई बात ही नहीं है। जिस पर यून कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें तो पता है ना हमारी सीटू फैमिली का एक रिवाज है, तुम्हें घर में एंटर करने से पहले फाइट करके अपनी स्किल को शो करना पड़ता है। जिस पर बाइजुआन कहता है कि ये रिवाज तो हमने पिछले महीने में ही पूरा किया था, उस वक्त तुमने मुझे बहुत पीटा था। मगर यून उसकी एक नहीं सुनता और उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यून उसे एक लात मार के पीछे ढकेल कर अपनी पावर से जमीन की फर्श को ब्रेक कर देता है और वहाँ हुई कचरे को देखकर हाउसकीपर कहता है कि ये लो फिर से शुरू हो गया ये कभी नहीं सुधरने वाला। इधर बाइजुआन उससे बचने के लिए छत पर जंप मारता है तो यून कहता है अरे वाह जीजा जी, देखो आप तो जंप लगाना भी सीख गए। तो बाइजुआन कहता है मेरे भाई अगर तुम हाथ धो के मेरे पीछे पड़ोगे तो मैं ये सब सीख ही जाऊंगा ना। जिस पर यून कहता है बहुत बढ़िया। अब वो भी छत पर पहुंच जाता है। अब बाइजुआन उसके अटैक से जैसे तैसे खुद को बचा रहा था, इसलिए वो फाइनली एसेंस स्टोन का यूज करता है। उसके हल्के से पूछते ही यून बहुत दूर ढकेला जाता है। वो कहते हैं जीजा जी आपने मेरे साथ चीटिंग की है, देखो तो मेरे हाथ में चोट लग गई। आपके पास जो स्टोन है ना वो स्टोन नहीं बल्कि मर्डर वेपन है, ये तो मुझे एक ही झटके में खत्म कर देगा। तो बाइजुआन उस स्टोन को उछालते हुए कहता है कि बेटा ये मर्डर वेपन नहीं है, ये तो स्टोन है। और तभी उस स्टोन उसके हाथों से फिसलकर नीचे गिर जाता है और बेचारा बाइजुआन भी उसके साथ साथ नीचे पहुंच गया था। ये देखकर वहाँ की सर्वेंट को बहुत हंसी आ जाती है और बेचारा हाउसकीपर इन दोनों को गालियाँ देते हुए इनका फैलाया रायता साफ करने लगता है। अब यून बाइजुआन से पूछता है कि क्या आपको वाकई मार्शल आर्ट में दिलचस्पी है? मुझे तो नहीं लगता, अगर आपको इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट होता तो आप थर्ड क्लास वाली कुंग-फू नहीं सीखते बल्कि किसी पावरफुल टेक्निक को मास्टर कर लेते। अभी भी देखा ना मैंने आपकी कैसी पिटाई की थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मेरी बहन ने आप में ऐसा क्या देख लिया जो आपसे शादी करना चाहती है। जिस पर बाइजुआन कहता है कि बच्चे तुम जिसे थर्ड क्लास कुंग-फू बोल रहे हो उसी से एक दिन मैं बहुत पावरफुल बनूंगा और तुम ना तुम्हारी बहन को लेकर ज्यादा परेशान नहीं रहो, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। तभी यून बताता है कि मेरी बहन जब से वापस आई है वो बहुत बदल चुकी है, तो तुम जरा बच के रहना। वो क्या है ना उसके आने के बाद से मैंने पता नहीं कितनी चाटे खाई होंगी। जिस पर बाइजुआन कहता है अरे तेरी बहन तो है ही पागल, अब पागल से पंगे लोगे तो मार तो पड़ेगी ना। और तभी उनके पीछे से मिंग्यू आ जाती है, उसने इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो पूछती है कि कौन है पागल, जरा मुझे भी बताओ। तो ये लोग हिचकिचाते हुए कहते हैं कि अरे बाप रे आज का मौसम तो बहुत ठंडा है और इसी बारे में हम बातें कर रहे थे। अब बाइजुआन मिंग्यू को एक टक देख रहा था तो यून कहता है देखो ये तो गया काम से, चलो अब तुम लोग बातें करो, मैं चला प्रैक्टिस करने। अब यून के वहाँ से जाते ही मिंग्यू बाइजुआन को ग्रीट करती है, जिसके बाद वो उससे बिना बात के ही जाने लगती है। उसके इस बिहेवियर से बाइजुआन काफी परेशान था, उससे बात करने की कोशिश करने लगता है लेकिन मिंग्यू उस पर खफा थी। वो कहती है कि हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, मुझे बताओ तुमने मार्शल आर्ट के कितने स्टेजेस को क्रॉस किया। जिस पर बाइजुआन कहता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रही हो। तो मिंग्यू कहती है कि कुछ सालों पहले तुमने मुझे बताया था कि थर्ड स्टेज की कुंग-फू सीखने के बाद तुम्हें पावरफुल टेक्निक अपने आप आने लगेगी। तो कहते हैं हाँ और मैं उसी की प्रैक्टिस करता हूँ। जिस पर मिंग्यू कहती है कि तुमने इतने सालों में कोई प्रैक्टिस नहीं की, तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे और मैं ऐसे बंदे के साथ नहीं रह सकती। उसकी बातें सुनकर बाइजुआन को बहुत हर्ट हो रहा था। वो कहता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा,
मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं एक दिन उस मैजिकल स्टोन के पावर्स को जरूर एक्सेस कर पाऊंगा। अब जैसे ही वो उसे टच करने जाता है, मिंग्यू तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है। उसकी तलवारबाजी देखकर बाइजुआन बहुत डर जाता है। अब मिंग्यू अपनी स्वॉर्ड उस पर पॉइंट करते हुए कहती है कि बाइजुआन, क्या तुम मेरे साथ फाइट में जीत सकते हो? मुझे नहीं लगता कि तुम जीत पाओगे। इतने सालों से तुम बस यही कहते आए हो कि तुम्हें दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर बनना है, मगर तुम तो बस गुंडागर्दी करते हो। मैंने यहाँ आने के बाद तुम्हारे सारे किस्से सुन लिए हैं। तुमने कहा था कि तुम फर्स्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट सीखोगे, तो बताओ कहाँ है तुम्हारी स्किल्स? मुझे तुम्हारी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पता नहीं तुम कब मेरी बातों को सीरियसली लोगे। अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम मुझे ही क्या, खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब रात के समय बाइजुआन होटल में था। वो अपने दोस्त को बता रहा था कि मैंने मैजिक स्टोन की पावर्स को एक्सेस करने की कोशिश की है, मगर अभी भी उसकी पूरी पावर्स मुझे नहीं मिली। और अब मेरी गर्लफ्रेंड को लगता है कि मैं एक नंबर का निकम्मा हूँ जो बस शहर में गुंडागर्दी करता फिर रहा है। जिस पर उसका दोस्त कहता है, अरे भाई ये लड़कियाँ तो ऐसी ही होती है, तुम बस वाइन पी लो और देखो तुम्हारे गम कैसे दूर होते हैं। तो बाइजुआन तुरंत ही उसका हाथ मरोड़ने लगता है। वो कह रहा था कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने मुझे शराब पीने की आदत लगाई है। इतना ही नहीं, तुम लोगों से झगड़े करते हो और अगर मैं तुम्हारी मदद करने गया तो लोग मुझे ही गुंडा समझ लेते हैं। और तभी लोग देखते हैं कि एक मोटा सा आदमी शराब के नशे में एक लड़की पर जबरदस्ती कर रहा है। तभी बाइजुआन उसके सिर पर एक कप दे मारता है और कहता है कि मेरे हिसाब से तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो। अगर कोई लड़की तुम्हें ना बोल रही है तो इसका मतलब ना ही होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे फालतू लोग उनकी ना को भी हाँ समझ लेते हैं। बाइजुआन की बातें सुनकर वो मोटा बहुत गुस्सा हो जाता है और उस पर एक प्याली फेंक के मारता है, मगर उसका निशाना चूक गया था। तो बाइजुआन कहता है, अरे तुम तो फालतू के साथ साथ एक नंबर के लूजर भी हो। तो बंदा अपनी स्वॉर्ड निकाल कर बाइजुआन पर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मिंग्यू वहाँ आकर एक ही स्लैश में उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देती है और उसे क्लात मार के कहती है कि बाइजुआन से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। तो वो बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो मेरी जान, मेरे पास ना एक बढ़िया क्वालिटी की वाइन है, अगर तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो, हम दोनों बहुत मजे करेंगे। तो मिंग्यू गुस्से में आकर एक ही स्लैश में उसे दूर पुश कर देती है। वो कहता है, लड़की तुम्हारे पास तो इनेट स्वॉर्ड एनर्जी है, आखिर तुम कौन हो? जिस पर मिंग्यू कहती है कि तुम्हारे जैसे बदतमीज लोगों को मैं अपना नाम नहीं बताती। जिसके बाद उस पर दोबारा से हमला करने लगती है, लेकिन वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और तभी एक शख्स बीच में आकर मिंग्यू के अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है। वो कहता है, मेरा नाम लियो जिनलोंग है और मैं लियोशियन पैलेस का मास्टर हूँ। तुम कौन हो बहादुर लड़की? जिस पर मिंग्यू कहती है कि मैं सीटू फैमिली की मेंबर हूँ और तुम्हारे जैसे आउटसाइडर यहाँ आके बदतमीजी करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर लियो जिनलोंग कहता है कि ये मेरा साला है और इसने तुम्हारे साथ जो भी सुलूक किया है उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और अब हमें इजाजत दीजिए। उन दोनों के जाने के बाद बाइजुआन मिंग्यू से बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि मेरे फादर नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में रहूं। उनकी एक शर्त है, अगर तुम किंग लेवल तक कल्टीवेट कर पाए तभी वो हमारी शादी को परमिशन देंगे। तो अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो जल्दी से किंग लेवल के कल्टीवेटर बन जाओ। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी बाइजुआन कहता है कि मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। जिस पर मिंग्यू कहती है कि हम दोनों में किसी को भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तभी बाइजुआन कहता है, मिंग्यू एक बात याद रखो, आज न कल मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा और फिर तुम्हारे फादर को तुम्हें मुझे सौंपना ही होगा और उस दिन तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मगर मिंग्यू को उसकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। अब उसका दोस्त कहता है, मेरे भाई तुम इस लड़की की वजह से सैड नहीं होना, ये लड़कियाँ ऐसी ही होती है। जिस पर बाइजुआन कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं नाराज हूँ, अब तो मैं इसे एक महान कल्टीवेटर बन के ही दिखाऊंगा। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तो उसका दोस्त उससे पूछता है कि अरे यार अब तुम कहाँ जा रहे हो, हमने तो अभी अच्छे से ड्रिंक भी नहीं किया। तो कहता है कि आज से मैं पूरा ध्यान मार्शल आर्ट सीखने में लगा दूंगा। ये सभी लोग मुझे लूजर समझते हैं तो मैं उन्हें दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम मिंग्यू को देखते हैं जो बाइजुआन के साथ किए हुए बर्ताव के लिए शर्मिंदा थी कि तभी वहाँ पर एक हुडी पहना हुआ बंदा पहुँच जाता है। वो कहता है कि होटल में तुमने बहुत सही टाइम पर एंट्री मारी थी, मगर बाइजुआन को तुम पर शक हो जाता तो क्या होता। जिस पर मिंग्यू कहती कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैंने कब क्या करना है, इसलिए तुम मुझे कुछ भी नहीं बताओ। तो बंदा कहता है कि मेरा काम है तुम्हें गाइड करना, अगर तुम्हारी ऐसी हरकतों से बाइजुआन को पता चल गया कि हम उसके पीछे हैं तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा और मुझे ना चाहते हुए भी उसे खत्म करना होगा। अब वो मिंग्यू की तरफ जाने लगता है, मगर तभी वो उस पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट कर देती है। तो बंदा कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारा प्लान बर्बाद हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये सब बोला, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। जिस पर मिंग्यू कहती कि अगर तुमने बाइजुआन को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अब ये दोनों कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं ये हमें क्लियरली नहीं बताया गया, आगे चल के हमें इस बारे में पता चलेगा। अब मिंग्यू कहती है कि बाइजुआन को मुझ पर कभी शक नहीं होगा और ना ही तुम उसे कोई नुकसान पहुंचाओगे, और अगर गलती से भी तुमने उसे कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहते हुए उस पर एक स्लैश से अटैक कर देती है, मगर वो बंदा तुरंत ही साइड में हट जाता है और कहता है कि बस एक बात याद रखो, हम दोनों भी
प्लान का हिस्सा है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर बाइजुआन अपने घर पहुँच गया था। वो बड़ी आराम से घर में जाने लगता है ताकि उसे कोई देख न ले, मगर उसके फादर वहीं पर छुपे हुए थे। वो कहते आ गए तुम। उनकी आवाज सुनकर बाइजुआन बहुत डर जाता है। वो कह रहे थे कि तुम सुबह सुबह घर से निकलते हो और आधी रात को शराब पीकर घर आते हो। तुम तो बहुत बिगड़ चुके हो, ना तुम्हें खुद की इज्जत की पड़ी है और ना ही हमारी। जिस पर बाइजुआन कहते फादर आप तो बेवजह परेशान हो रहे हो। वो क्या है ना, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैंने आगे चल के क्या करना चाहिए। एक बार मुझे मेरा टारगेट मिल गया, फिर देखना आप मैं कितनी मेहनत करता हूँ। तो उसके फादर कहते बेटा तुम तो रह नहीं दो, तुम कई सालों से इसी टारगेट को ढूंढने में लगे हुए हो। मुझे तो लगता है कि इस जन्म में भी तुम वो टारगेट नहीं ढूंढ पाओगे। तो वो कहता है आप इतने परेशान ना हो, देखो मैं 3rd लेवल की कुंफू आर्ट में महारत हासिल करूंगा, जिससे मुझे ऑटोमेटिकली मैजिक पावर्स मिल जाएंगी और मैं एक महान कल्टीवेटर बनूंगा। अब उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर उसके फादर अपनी स्लीव्स को पीछे करके उसे चमाटे मारने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम सिर्फ बातें करते हो और प्रैक्टिस के नाम पर टाइम पास। बाइजुआन कहता है मेरा यकीन कीजिए मैं बहुत मन लगाकर प्रैक्टिस करूंगा, लेकिन उसके फादर उसे भगा भगा कर मार रहे थे और तभी उन पर एक पत्थर फेंका जाता है। ये काम किंग मिंग का था। वो अपने बेटे से कहते हैं कि मेरे पोते के एम्बिशंस बहुत बड़े हैं। अब वो जैसे ही नीचे आते हैं बाइजुआन तुरंत ही उनके पीछे छुप जाता है। वो कहते देखो तो ये कितना डर गया है, क्यों मारे हो इस बेचारे को। जिस पर जिनसोंग कहते कि आप ही के लाड ने इसे बिगाड़ कर रखा है, ये पूरा निकम्मा हो चुका है। हर रोज शराब पी के घर आता है और कुछ बोलने जाओ तो बकवास करता है कि मैं कल्टीवेटर बनूंगा। तभी किंग मिंग कहते हैं कि किसने बोला बाइजुआन निकम्मा है। वो बोल रहा है ना कि वो मार्शल आर्ट सीखेगा तो वो सीखेगा, बस तुम उस पर यकीन करो। जिस पर जिनसोंग कहते कि ये तो कई सालों से यही बकवास करते आ रहा है, मगर सीखा तो अभी तक कुछ भी नहीं। इनफैक्ट ये इतना बेकार हो चुका है कि अब मैं भी इसे कुछ सिखा नहीं सकता। तो किंग मिंग बाइजुआन से कहती कि देखो तुम्हारे बाप को तुम पर यकीन नहीं रहा, क्या तुम अब भी सिर्फ बातें ही बनाओगे या फिर प्रैक्टिस करोगे। तो कहते ग्रैंडफादर इस बार मैं पक्का बोल रहा हूँ, मैं मार्शल आर्ट के लिए रेडी हूँ, आप दोनों मुझे सिखाए। मगर उसके फादर कहते ये देखो नौटंकी फिर से शुरू हो गई। अब किंग मिंग कहते कि तुम्हें कल से ही प्रैक्टिस शुरू करनी होगी। बैक माउंटेन में जाकर पत्थरों को पाइल अप करो। तुम्हें बड़े से पत्थर को अपनी पीठ पर कैरी करना होगा और वहाँ मौजूद बाम्बू फॉरेस्ट से गुजर कर एक जगह उन्हें जमा करो। अगर तुम गिर गए तो दोबारा से स्टार्ट करना, मगर एक बात याद रखो पत्थर को कैरी करते हुए तुम जमीन पर पाँव नहीं रख सकते। अगर तुम एक भी पत्थर को कैरी कर पाए तो मैं तुम्हें घर आने के बाद हमारी डुगू फैमिली की एक यूनिक स्किल सिखा दूंगा। ये सुनकर बाइजुआन बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि कल ही मैं ये टास्क करूंगा, इस बार पक्का प्रॉमिस। जिसके बाद वो अपने फादर को चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अब जिनसोंग कहते कि हम कई सालों से यहाँ पर छुपे हुए हैं, अगर किसी को बाइजुआन की असली पहचान हो गई तो उसकी जान को खतरा होगा, उसने जल्दी से पावरफुल बनना ही होगा, नहीं तो खुद को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। जिस पर किंग मिंग कहते कि देखो जो किस्मत में लिखा है वो जरूर होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। भले ही हम हजारों सालों से छुप कर रहते हैं, मगर एक ना एक दिन लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम कौन हैं और हमारी पावर्स क्या है। जिस पर जिनसोंग कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो खून की नदियाँ बहेंगी। तो किंग मिंग कहते कि वो खून हमारा नहीं बल्कि हमारी दुश्मनों का होगा। अगली सुबह बाइजुआन बैक माउंटेन में पहुंच जाता है। वहाँ पर बैम्बू ट्रीज थी, इन्हीं के सहारे उसे रॉक को मूव करना था और वो जमीन पर पाँव भी नहीं रख सकता था। तो टास्क शुरू करने से पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इसमें ही बाइजुआन धड़ाम से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो दोबारा से कोशिश करता है, मगर अंजाम तो वही था। थोड़ी देर बाद वो पत्थरों के ढेर के पास पहुँच गया था। उनमें से कुछ रॉक्स को बास्केट में डालकर बैम्बू ट्रीज पर जंप लगाता है, मगर वो ट्रीज उसका और पत्थरों का वजन नहीं झेल पाती, इसलिए बाइजुआन बहुत दूर फेंका जाता है। वो कहता है अब शायद मुझे दूसरी टेक्निक देखनी होगी। फिर वो रॉक को रस्सी से बांधकर आगे फेंकता है और ट्रीज से होते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इसमें भी वो फेल हो गया था। वो कई सारे पैतरे अपनाता है, मगर उनका कोई फायदा नहीं था और इसी तरह से सुबह से रात हो चुकी थी, मगर वो एक भी पत्थर मूव नहीं कर पाया। वो कहता है कि ये बाम्बू इतने कमजोर है कि हमारा वेट ही नहीं उठा पा रहे, पता नहीं मैं ये मिशन कैसे पूरा करूंगा। और तभी उसे अपने पास की कुछ बातें याद आती है। वो मिंग्यू के साथ इसी फॉरेस्ट में घूमने आया था। मिंग्यू कहती है कि ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। वेल तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन अफसोस कि मेरे फादर तुम्हें इतना पसंद नहीं करते। वो कह रहे थे कि जो भी मार्शल आर्ट में माहिर होगा वो मेरी शादी उसी से करवा देंगे, इसलिए वो मुझे तुम्हारे साथ बाहर भी नहीं आने देते। जिस पर बाइजुआन कहता है कि मार्शल आर्ट सीखना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, ये तो कोई भी उल्लू सीख सकता है। ये सुनकर मिंग्यू उसका तुरंत ही मुंह बंद कर देती है और कहती है कि मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोलो, अगर मेरे फादर ने गलती से भी ये सुन लिया तो मसला हो जाएगा। लास्ट टाइम वो तुम्हें उनका डिसाइपल बनाना चाहते थे, मगर तुमने मना कर दिया। तो कहता है पहले मेरा मुंह तो छोड़ो तभी तुम्हें बात कर पाऊंगा ना। तो तुरंत ही अपना हाथ हटा देती है और कहती कि मैं बस हम दोनों के लिए परेशान हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं ऊशांग कंट्री जा रही हूँ, मैं मेरी मार्शल आर्ट की पढ़ाई वहीं से पूरी करूंगी। तो बाइजुआन कहता है यार तुम्हें इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। जिस पर वो कहती कि ऊशांग कंट्री में बहुत
अच्छे अच्छे मास्टर्स है, इसलिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। लेकिन मैं वहाँ पर बस तुम्हारे लिए ही जा रही हूँ। आगे चल के जब तुम बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगे तब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। जिस पर बाइजुआन कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तो तुम्हें मार्शल आर्ट के लिए इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर मिंग्यू उसकी कमजोरी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए बाइजुआन ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। अब वो थोड़ा नाराज होकर पूछता है कि तुम वापस कब आओगी, जिस पर मिंग्यू जवाब देती है कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं। शादी का नाम सुनते ही बाइजुआन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो मिंग्यू को बहुत पसंद करता था। अब बाइजुआन कहता है कि मुझे कुछ भी करके ये टास्क पूरा करना ही होगा, मगर वो फिर से गिर जाता है। तभी वहाँ पर किंग मिंग पहुँच जाते हैं। वो कहते, मेरे बच्चे, तुमने अभी तक मिशन पूरा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और लगातार कोशिशों से मैं बहुत खुश हूँ। जिस पर बाइजुआन कहता है कि दादाजी मुझे पता है मैं ये काम कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए। तो किंग मिंग कहते हैं कि तुम जो तरीके यूज कर रहे हो उनसे तुम ये मिशन कभी पूरा नहीं कर सकते। देखो, तुम्हें पता है कि बैम्बू तुम्हारा और पत्थर का वेट नहीं उठा सकता, तो तुम ही उसकी स्ट्रेंथ का यूज करो। तुम्हें बैम्बू की पावर्स का यूज करना ही होगा। अगर तुम ये कर पाए तो बड़े आराम से ये टास्क पूरा कर सकते हो। अब बाइजुआन समझ गया था कि उसने ये मिशन कैसे पूरा करना है, मगर जैसे वो पत्थर उठाने जाता है, किंग मिंग उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो कह रहे थे कि अब सोने का वक्त हो चुका है, कल सुबह तुम ये काम कर सकते हो। अब अगली सुबह किंग मिंग शराब पी रहे थे, तभी बाइजुआन उनसे छुपकर फॉरेस्ट में चला जाता है, लेकिन उन्हें पता था कि वो प्रैक्टिस करने गया है। वो कहते, मेरे बच्चे बाइजुआन, जब तुम्हें याद आएगा कि तुम असलियत में कौन हो, तब तुम्हें ऐसे ऑर्डिनरी बन के रहना बहुत मुश्किल होगा। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइजुआन की मदर बहुत परेशान थी। वो कहती कि बाइजुआन कई दिनों से घर नहीं आया, उसके बगैर मेरा दिल नहीं लगता, पता नहीं उस जंगल में कैसे रहता होगा। तो जिनसोंग कहता है कि अब मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है, हमें ये भी नहीं पता कि वो ठीक से खाना खाता है या नहीं। जिस पर किंग मिंग कहते हैं, अरे तुम दोनों टेंशन नहीं लो, वो उधर बहुत मजे में है और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है। जिस पर जिनसोंग कहते कि शायद हमने उसे बेवजह ही टास्क दिया, हम उसे डायरेक्टली मना भी कर सकते थे, लेकिन आपने उसे ऐसा मिशन दिया है जो वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा और उसका कॉन्फिडेंस और लो हो जाएगा। अगर आपको सिखाना ही नहीं है तो उसे मना भी कर सकते थे, ये फालतू की बहाने देने की क्या जरूरत थी। जिस पर किंग मिंग कहते, ओहो, अब तुम्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही है। अगर तुम इतने ही परेशान हो तो फॉरेस्ट में चलकर देख लो कि तुम्हारा बेटा किस तरह से प्रैक्टिस कर रहा है। और इधर हम बाइजुआन को देखते हैं, जो बैम्बू ट्रीज पर पहले अपना बैलेंस बना रहा था, इसमें अब वो काफी इम्प्रूव हो चुका था। तो अब वो पत्थर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। पहले तो पत्थर को हवा में उछालता है और फिर ट्रीज की स्ट्रेंथ का यूज करके आगे ढकेलता है, और इस तरह से उसने टास्क कंप्लीट कर लिया था। और तभी वहाँ पर किंग मिंग और जिनसोंग पहुँच जाते हैं। किंग मिंग तो बाइजुआन की इस कामयाबी से बहुत खुश थे, मगर जिनसोंग को पता था कि बाइजुआन को ये आइडिया किसी ने बताई होगी। वो अपने फादर से कहती कि आपने ही इसे बैम्बू ट्रीज की स्ट्रेंथ का यूज करने को बोला है। वो कहती, ना ना, मैंने तो इसे कुछ नहीं बताया, ये तो उसने अपने दिमाग से ही सोचा होगा। लेकिन जिनसोंग को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। किंग मिंग कह रहे थे कि तुमने अपने बेटे पर भरोसा रखना चाहिए, वही हमारी फैमिली का फ्यूचर है। वैसे भी हमारी डुगू फैमिली ने इतने सालों में बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब नहीं, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। तब तक बाइजुआन भी उनके पास आ जाता है, तो किंग मिंग उसे प्रेज करने लगते हैं, मगर जिनसोंग अभी भी खुश नहीं थे, इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब बाइजुआन अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि आपने दिया हुआ टास्क मैंने पूरा किया, अब आप मुझे हमारी फैमिली की यूनिक स्किल सिखा दीजिए। जिस पर किंग मिंग कहते हैं, बच्चे, मैंने तो तुम्हारे साथ मजाक किया था ताकि तुम थोड़ी सी कसरत कर पाओ, वैसे भी मैं तो अब बुढ़ा हो चुका हूँ, भला मैं तुम्हें क्या ही सिखाऊंगा। जिस पर बाइजुआन कहता है कि ग्रैंडफादर, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो। तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे, वो स्टोन का पीस कहाँ पर है जो मैंने तुम्हें महफूज रखने के लिए दिया था। तो बाइजुआन जल्दी से उन्हें वो स्टोन दिखाता है। वो कहता है कि इस पर एक ही लाइन लिखी है जो कहती है कि थर्ड रेट की कुंफू आर्ट को अचीव करो और मैजिकल पावर्स अपने आप एक्टिवेट होगी। लेकिन इतने सालों में कोई मैजिकल पावर्स एक्टिवेट नहीं हुई। मुझे तो लगता है कि ये स्टोन एक फ्रॉड है, ये नकली होगा शायद। पता है, मैं इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता आया हूँ, मगर मुझ में कोई पावर्स ही नहीं आई। मैं तो फाइट में मिंग्यू से भी हार गया। उसकी बातों से किंग मिंग हंसने लगते हैं। वो स्टोन को लेकर कहते हैं कि हजारों सालों पहले इसे हमारे डुगू फैमिली के सेंट ने बनाया था, तो ये कोई फ्रॉड नहीं है। बस इसकी मैजिकल पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो मैंने की है। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल इसी को समझने में लगा दिए। चलो मुझे एक बात बताओ, हमारी इस दुनिया में कल्टीवेशन की कितनी स्टेजेस है? तो बाइजुआन कहता है कि फर्स्ट रेट, सेकंड रेट और थर्ड रेट। इन्हें क्रॉस करने के बाद आती है सब किंग लेवल, और वो मिंग्यू के फादर है ना, वो भी सब किंग लेवल पर है। इसके ऊपर है किंग लेवल, लेकिन इस दुनिया में बहुत ही कम
कम लोग हैं जो इस किंग लेवल तक पहुंच पाए। तो किंग मिंग हंसते हुए कहते कि अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि मैं कौन सी लेवल का कल्टीवेटर हूँ। तो बाइजुआन कहते हैं अरे दादाजी आप काय की कल्टीवेटर हो, आप तो बुढ़े हो गए हो। और तभी किंग मिंग स्टोन को उछाल देते हैं, मगर वो स्टोन वहीं पर रुक गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने समय को ही धीरे कर दिया था। ये देखकर बाइजुआन बहुत हैरान हो जाता है। वो कहते हैं दादाजी शायद आप किंग लेवल पर हो, है ना? मगर वो तो किंग लेवल से भी ऊपर थे। जिसके बाद वो अपनी फिंगर से ही समय को दोबारा से नॉर्मल कर देते हैं। वो कहते हैं मेरे बच्चे मैं एम्परर लेवल का कल्टीवेटर हूँ और ये मेरी मैजिकल पावर्स है। ये मेरी पहली मूव है जिसका नाम है मिंग किंग डज नॉट मूव। ये सुनकर बाइजुआन के तो होश ही उड़ गए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।